घर के बंटवारे में क्या होती है बहू की भूमिका। केतकी। दुल्हन आ गई, नई बहू आ गई। कार के दरवाजे पर रुकते ही शोर सा मच गया। अजय की माँ, जल्दी आओ, किसी ने आवाज लगाई। बहू का स्वागत करो। अरे भाई, गीत गाओ। अजय की माँ राधा देवी ने बेटे बहू की अगवानी की। अजय जैसे ही आगे बढ़ने लगा कि घर का दरवाजा उसकी बहन रेखा ने रोक लिया। अरे भैया, आज भी क्या ऐसे ही अंदर चले जाओगे? पहले मेरा नेक दो, एक चवन्नी से काम चल जाएगा। अजय ने छेड़ा। भाई बहन की नोकझोंक शुरू हो गई। सब औरतें भी रेखा की तरफदारी करती जा रही थी। केतकी ने धीरे से नजर उठाकर मकान का जायजा लिया। पुराने तरीके का मकान था। केतकी ने देखा, ऊपर की मंजिल पर कोने में खड़ी एक औरत और उसके साथ खड़े दो बच्चे हसरत भरी निगाह से उसको ही देख रहे थे। आंख मिलते ही बड़ा लड़का मुस्कुरा दिया। वह औरत भी जैसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जबरन अपने आप को रोक रखा था। तभी छोटी बच्ची ने कुछ कहा कि वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। तभी रेखा ने कहा, अरे भाभी, अंदर चलो। भैया को जितनी जल्दी लग रही है, आप उतनी ही देर लगा रही है। केतकी अजय के पीछे पीछे घर में प्रवेश कर गई। करीब 15 दिन बीत गए। केतकी ने आते जाते कई बार उस औरत को देखा, जो देखते ही मुस्कुरा देती पर बात नहीं करती थी। कभी केतकी बात करने की कोशिश करती तो वह जल्दी जल्दी हाँ ना में जवाब देकर या हंसकर टाल जाती। केतकी की समझ में न आता कि माजरा क्या है। 15 दिन बाद एक शाम जब अजय ऑफिस चला गया था और सासू माँ पूजा में व्यस्त थी, केतकी ऊपर की छत पर आई तो वही औरत बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। केतकी ने फिर से मुस्कुराकर बात करने की कोशिश की। नमस्ते दीदी, मैं केतकी। औरत ठिठकी, फिर सिर झुका लिया। मैं जानती हूँ, आप अजय की पत्नी है। और आप? उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं कविता, अजय के चाचा की बहू। यही ऊपर के हिस्से में रहते हैं हम लोग। हो? केतकी चौंकी। मतलब ये मकान बटा हुआ है? कविता हल्का सा मुस्कुराई। नहीं बहन जी, कागजों में नहीं, पर व्यवहार में सब कुछ बटा हुआ है। नीचे का हिस्सा अजय के पिता का था। जब उनका देहांत हुआ तो राधा देवी जी और अजय ने मान लिया कि अब ये सारा हिस्सा उनका है। ऊपर के 2 कमरे और एक छोटा किचन हमें रहने को दे दिया गया है, वो भी रहने दो। कहकर केतकी हवा रह गई। कविता की आवाज में कोई कटुता नहीं थी, बस एक स्थायी पीड़ा थी जो गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। पर ये सब किसने तय किया? बंटवारा तो घर की औरतें करती है बहन जी। कागज तो सिर्फ बहाने होते हैं। बड़ी बहू कौन? किसकी बात सुनी जाएगी? किसका बेटा कमाता है? कौन किससे डरता है? सब वही तय होता है। केतकी चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में उसने कई बातें गौर की। चाय पानी से लेकर सब्जियों तक का हिसाब अलग था। कविता की बेटी अगर नीचे आ जाए तो रेखा ताना मारती, बड़े घर के लड़कियों में भी संस्कार होने चाहिए। अजय भी कभी ऊपर नहीं जाता था, जैसे वहां कोई अजनबी रह रहा हो। एक दिन जब कविता की छोटी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई और केतकी दौड़कर ऊपर गई तो कविता की आंखें भर आई। आप हमारी तरफ आई, यही बहुत है। केतकी को भीतर कुछ चुभा। वो सोच में डूब गई। क्या नहीं बहू सिर्फ रिवाज निभाने, रस्में झेलने और सास की सेवा के लिए आती है, या उसके भीतर कुछ और बदलने की भी ताकत होती है? केतकी की रातें अब बेचैनी में कटने लगी थी। हर सुबह कविता के चेहरे की झिझक, बच्चों की मासूम मुस्कान और ऊपर के हिस्से की गैर मौजूदगी उसे कचोटने लगी थी। एक दिन जब राधा देवी पूजा से निपटी तो केतकी ने झिझकते हुए पूछा, माँ जी, ये ऊपर वाले कमरे क्या पहले से ही यूं ही अलग है? राधा देवी ने कुछ सकपकाते हुए कहा, हाँ, वो तो अजय के चाचा और उनके परिवार के लिए दे दिए थे, पर अब तो वो बस वही रह जाते हैं, ज्यादा मेल जोल नहीं रखते। केतकी ने धीमे से पूछा, क्या कभी आप सभी के साथ बैठकर बात की थी इस बंटवारे को लेकर? बात? राधा देवी का स्वर तीखा हो गया। बहू,
ऐसे घरों में बहुत बातें करने से रिश्ते बिगड़ते हैं। चुप रहना ही भला होता है। केतकी को एहसास हुआ कि यह सिर्फ संपत्ति का नहीं, स्पेस और सम्मान का बंटवारा था। औरतों के बीच भी अगली सुबह जब कविता की बेटी सरिता नीचे आई और रेखा ने कहा, ऊपर का पानी नीचे मत लाना बिटिया, माँ से कहो वहीं खेल खिलौने रखे। तो केतकी से रहा नहीं गया। उसने मुस्कुराकर सरिता को गोद में उठा लिया। तुम नीचे भी खेल सकती हो बेटा, ये भी तुम्हारा घर है। रेखा ने चौंक कर देखा। भाभी, केतकी ने सौम्या से कहा, घर बढ़ते हैं दीवारों से, दिलों से नहीं। और बच्चों का मन बांटने की परंपरा में शुरू नहीं कर सकती। उस शाम अजय लौटा तो केतकी ने उसे कविता के बारे में बताया। अजय, क्या तुमने कभी उनसे बात की? तुम्हारे पापा और चाचा में कुछ विवाद था? अजय झेपा। नहीं, बस माँ नहीं चाहती थी कि उनके साथ ज्यादा मिलाप हो। पर तुम्हारा क्या मन चाहता है? अगले दिन केतकी ने कविता को 2 कप चाय के साथ नीचे बुलाया। कविता संकोच में थी, पर सरिता और उसका बेटा पीछे खींच लाए। रेखा और राधा देवी हैरान थी। माँ जी, केतकी ने शांत आवाज में कहा, अगर हम बहुएं घर की इज्जत संभाल सकती है तो क्या रिश्तों को भी नहीं संवार सकती? मैं कविता दीदी को सिर्फ ऊपर की किराएदार नहीं मानती, वो इस घर की बहू है। हम बहनों जैसी है और कम से कम चाय तो साथ पी सकते हैं। कविता की आंखें भर आई। वो कुछ कह नहीं पाई। राधा देवी ने पहली बार गौर से कविता को देखा, थकी हुई मगर गरिमा से भरी। बैठो बहू, उन्होंने कहा, बहुत दिन हो गए, किसी ने तुम्हें इस तरह बुलाया नहीं। आने वाले दिनों में केतकी ने धीरे धीरे कविता को त्योहारों में शामिल कराना शुरू किया। करवा चौथ पर दोनों बहनों के साथ व्रत खोला और बच्चों ने साथ पतंग उड़ाई। राधा देवी की झिझक पिघलने लगी थी। एक दिन उन्होंने खुद कविता से कहा, कल रसोई में तुम्हारी बनाई खीर बहुत स्वाद थी। अगली बार पूरा खाना तुम ही बनाना। कभी जो घर बटा हुआ लगता था वहां अब हंसी गूंजने लगी थी। एक शाम कविता ने चुपचाप केतकी से कहा, तुमने मेरी 10 साल की चुप्पी तोड़ दी बहन। बहुएं अक्सर घर संभालती है, पर तुमने रिश्ते समेटे हैं। शायद यही असली बंटवारे की भूमिका होती है। दीवारें तोड़ने की, सालों से दबे रिश्तों की धूल अब उतर रही थी। केतकी और कविता की दोस्ती धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदल रही थी। अजय अब कभी कभी ऊपर चाय पीने चला जाता था और सरिता नीचे आकर होमवर्क करवाने लगी थी। एक दिन अजय के मामा जी, जो शहर में वकील थे, मिलने आए। राधा देवी ने उनसे बातों बातों में कह दिया, अब वो सब ठीक है, लेकिन अच्छा होता जो पहले ही साफ साफ लिखा पढ़ी हो गई होती। मकान की मेरे अजय को पूरा हिस्सा मिलना चाहिए था। मामा जी ने कहा, दीदी, आपके पति की वसीयत तो थी नहीं, और जब तक कागजों में कुछ नहीं होता, कानून के हिसाब से इस मकान में अजय और उसके चाचा दोनों का बराबर हक है। ये बात केतकी के कानों तक पहुंची। उसने एक शाम कविता से पूछा, दीदी, आपने कभी अपने पति से इस बारे में बात की थी? कविता बोली, बहुत बार, पर वह माँ और भाई के इज्जत के आगे चुप रह जाते थे। केतकी ने गंभीर होकर कहा, पर दीदी, क्या हम बहुएं भी हमेशा सिर्फ चुप रहना सीखें? कविता की आंखों में सवाल था और उम्मीद भी। लेकिन केतकी ने अजय से गंभीर बात की, अगर मकान पर दोनों भाइयों का हक है तो हमें खुद आगे बढ़कर आधा हिस्सा उन्हें लिखित देना चाहिए। यह सिर्फ इंसाफ नहीं, एक मिसाल होगी। और क्या तुम चाहोगे कि हमारा बेटा एक दिन यही सीखे कि अधिकार कैसे दबाए जाते हैं? अजय थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, तुम सही कहती हो केतकी, मैंने कभी इतना आगे सोचकर नहीं देखा। तुमने जिस तरह कविता भाभी को अपनाया, शायद वही मेरा फर्ज था जो अब मैं निभाना चाहता हूँ। एक दिन सबको बैठक में बुलाया गया। केतकी ने खुद सबके सामने दस्तावेज रखे। हम चाहते हैं कि ऊपर का हिस्सा चाचा चाची के नाम विधिवत दर्ज हो जाए और नीचे का हिस्सा हमारे पास रहे। हमारा रिश्ता
अब न रहमो करम का है न मेहरबानी का, ये अब बराबरी और इज्जत का रिश्ता है। कविता और उसके पति की आंखों में आंसू थे। राधा देवी भी कुछ कह न सकी। शायद पहली बार उन्होंने अपनी बहू के भीतर माँ जैसी परिपक्वता देखी थी। वकील मामा जी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए। रेखा ने धीरे से पूछा, भाभी क्या आपको डर नहीं लगा? केतकी मुस्कुराई। डर हमेशा होता है रेखा, पर जो बहुएं घर जोड़ती है वो एक दिन नाम भी जोड़ती है। अब घर के त्योहारों में कविता रसोई की जिम्मेदारी लेती है। राधा देवी हर दिन सरिता को स्कूल भेजने से पहले माथा चूमती है, और जब मोहल्ले की औरतें कहती है तुम्हारी बहू तो स्वर्ग से आई है, तो राधा देवी कहती है नहीं, ये यही की है, पर सोच आसमान जैसी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।